नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। 80 और 90 के दशक में जब राम मंदिर की राजनीति पूरे उफान पर थी, जिसको मंदिर आंदोलन भी कहा जाता है, उसी दौरान बाबरी मस्जिद को भी ढाया गया। उस दौरान से लेकर अब तक जो बीजेपी और आरएसएस हैं, उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है और सबसे बड़ा उनका मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी नौकरशाही है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, उसमें उनकी विचारधारा से जुड़े लोगों को लाया जाए। चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो या जुडिशरी हो या फिर पत्रकारिता भी हो, यानी हर तरफ से वो लोग जो देश चलाते हैं, उनके मन मस्तिष्क में एक ख़ास तरह की विचारधारा का ज़हर भर दिया जाए। और मैं ये कहूँगी कि पिछले कई दशकों में लगातार सरकारें किसी की भी रही हों, बीजेपी और आरएसएस की सबसे बड़ी कामयाबी रही है कि इस तरह के लोगों को सिस्टम में, तथाकथित शब्द का इस्तेमाल आप लगातार सुनते रहे होंगे, सिस्टम में अपनी तरह के, अपनी विचारधारा के लोगों को भरना, ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। और यही चुनौती है उन लोगों की जो संविधान में विश्वास रखते हैं, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं और भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। अब आप ये देखिए, ये खबर जो मैं आपको बताने जा रही हूँ बेहद चौंकाने वाली है और इसी तरफ इंगित करती है ये खबर कि एक जो वकील महोदया हैं, जिनको बाकायदा अब जज के पद पर बिठाने के लिए सिफारिश की गई है। अब ये बीजेपी प्रवक्ता हैं, उनको इस जज के पद पर बिठाने की बाकायदा जो कॉलेजियम है, उसने सिफारिश की है। आरती साठे हैं इनका नाम, और इनको 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इनको सिफारिश कर दी है कि ये अब जज बन सकती हैं। और इसके साथ-साथ आप ये देखिए कि एडवोकेट अजीत भगवान राव और साथ ही सुशील मनोहर घोडेस्वर, ये दोनों भी बॉम्बे हाई कोर्ट के जज नियुक्त करने का प्रस्ताव शामिल है। 3 लोगों की सिफारिश की गई है। इन 3 लोगों में जिनका नाम है आरती साठे, ये बीजेपी की बाकायदा प्रवक्ता रही हैं। इन्होंने टीवी चैनलों पर, अखबारों में बयान दिए हैं। बीजेपी की तरफ से इन्होंने दलीलें पेश की हैं। इनको फरवरी 2023 में महाराष्ट्र भाजपा का प्रवक्ता नियुक्त किया गया था और अब दलील ये दी जा रही है कि वो चूँकि जनवरी 2024 में उन्होंने ये पद छोड़ दिया और इसको 1 साल से ज़्यादा गुज़र गया, इसलिए अब उनकी निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। न सिर्फ कि ये भाजपा की प्रवक्ता रही हैं, बल्कि इसके साथ-साथ ये मुंबई भाजपा की कानूनी सेल की प्रमुख भी थीं। यानी ये भाजपा की तरफ से जो कानूनी रणनीति है, जो प्लानिंग है, उस सब की भी ज़िम्मेदार थीं। ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि ये वकील थी और इनको एक बार किसी टीवी डिबेट में बिठा दिया गया या शक और शुबा इनके ऊपर हुआ कि हो सकता है ये बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से कोई संबंध रखती हों या उससे हमदर्दी रखती हों। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही है कि आज की, चाहे वो पुलिस हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पत्रकार हो, जज भी हों, उनमें ऐसे लोग अक्सर पाए जा रहे हैं जिन लोगों की हमदर्दी होती है इस विचारधारा से, जिसमें एक पक्ष ये कह सकता है कि हाँ मुझे ऐसा लगता है, दूसरा पक्ष ये कह सकता है कि नहीं नहीं, ये तो निष्पक्ष हैं। यानी इस पर शक और शुबे की गुंजाइश ज़रूर है, लेकिन हम किसी गवाहों और सबूतों के बुनियाद पर इसको साबित नहीं कर सकते। इस पर बहस ज़रूर हो सकती है, लेकिन ये तो बाकायदा एक तथ्य है कि ये व्यक्ति, ये महिला टीवी चैनल पर मीडिया के सामने बीजेपी का पक्ष रख चुकी हैं, बाकायदा ये उनके पद पर बैठी हुई हैं और इतना ही नहीं बल्कि ये पूरी जो कानूनी सेल है उसको चला चुकी हैं, उसकी प्रमुख हैं। और जो अगली बात आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे भाजपा और आरएसएस की जो विचारधारा है वो सिर्फ इन महिला के ही दिल और दिमाग में नहीं है, सिर्फ उन्हीं की आस्था का विषय नहीं है, बल्कि इनका पूरा परिवार, उसका ब्यौरा मैं आपको यहाँ पर दूंगी, जिससे पूरे तौर पर पता चलता है कि ये तो एक पारिवारिक पृष्ठभूमि ही ऐसी है कि जो आरती साठे हैं उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ये देखिए, अरुण साठे। तो आरती के अलावा जो अरुण साठे साहब हैं वो भी बहुत मशहूर वकील हैं और आरएसएस और भाजपा से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। इसके अलावा वो इतना ही नहीं कि वो सिर्फ, मैंने कहा कि विचारधारा के स्तर पर उनकी कोई सहानुभूति है या कोई एक कमज़ोर सा कोई रिश्ता है, ऐसा नहीं है। वो कार्यकारिणी के, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उसके सदस्य भी रह चुके हैं, यानी बाकायदा वो सेवा दे चुके हैं भाजपा और आरएसएस को। और इसके अलावा आप ये देखिए तो पूरे तरीके से आप ये देखें कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी महिला जिनके पिता और वो खुद भाजपा और आरएसएस की सेवा में शामिल रहे हैं, उनको किस तरह से निष्पक्ष माना जाएगा। और हास्यास्पद तो ये है कि अभी कुछ घंटे भी इस बात को नहीं गुजरे कि सुप्रीम कोर्ट के जज
दीपांकर दत्ता ने बाकायदा राहुल गांधी से ये सवाल पूछ लिया और बाकायदा ऐसा लगा कि वो सुप्रीम कोर्ट जो है अब नेताओं को और खासकर विपक्ष के नेताओं को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने लगा कि बाकायदा जज साहब ने ये पूछ लिया कि कोई भी सच्चा भारतीय, कोई भी सच्चा देशभक्त ऐसी बात नहीं कहेगा। जब राहुल गांधी का मुकदमे पर वो सुनवाई कर रहे थे, डेफेमेशन का, मानहानि का मुकदमा ये चल रहा था कि राहुल गांधी ने ये क्लेम किया कि चीन ने भारत की ज़मीन को हड़प लिया है। 2000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन का ये जिक्र हो रहा था। इस खबर को देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। और उस पे टिप्पणी करते हुए जज साहब ने कई बातें महत्वपूर्ण कहीं और जो साफ तौर पे ये बता रही थी कि हमारी जुडिशरी जो ऑपोजिशन है, खासकर ऐसे दौर में जबकि बहुत कमज़ोर ऑपोजिशन हो चुका है हमारा, हर तरफ से जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनका काम हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान और आम नागरिक की जो आज़ादी है और उनके अधिकारों की रक्षा करना है, ऐसे दौर में पूरे तरीके से मैं कहूँगी एक भगवा चोला पहनने की तमाम संस्थाएं कोशिश कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन से लेकर जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उससे लेकर जांच एजेंसियां हैं, सीबीआई, तमाम ऐसी सारे संगठन मिलके, संस्थाएं मिलके एक तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी को हमेशा के लिए सत्ता में बनाए रखने की एक मुहिम में ऐसा लगता है कि लगी हुई है। और ऐसे ही दौर में जब इस तरह से एक सम्मानित जज के मुंह से ये बयान निकलते हैं, यानी कि अब सोचिए कि सीधे सीधे एक भाजपा प्रवक्ता को जज बनाने की कोशिश हो रही है और अगर आपत्तियां काफ़ी नहीं रही तो ये जज बन ही जाएंगी। लेकिन उससे पहले मैं जस्टिस दीपांकर दत्ता के बारे में जिक्र करी, जिसने एक तरह का राजनीतिक तूफान पूरे देश में ले आए, जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने ये पूछ लिया था कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। विश्वसनीय जानकारी क्या है आपके पास? अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसा नहीं कहेंगे, और ख़ासकर जब सीमा पार संघर्ष हो रहा हो तो क्या आप ये सब कह सकते हैं? और इसी दौरान आप ये देखिए, तस्वीर भी जज साहब की वायरल हो रही है। भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनके साथ ये तस्वीर उनकी वायरल भी हो रही है। अब उनकी क्या नज़दीकी है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अब इस पूरे विवाद में आप ये देखें कि किस तरह से जो पूरी जुडिशरी है, ख़ासकर पिछले 10-11 साल में नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में बार बार, कई बार, बारहा इस बात पर सवाल उठते रहे हैं, बार बार चिंता होती है, फिक्र होती है इस लोकतंत्र को लेकर, इस संविधान को लेकर, आम आदमी के अधिकारों को लेकर। और सबसे बड़ी बात तो आप देखिए, जो भारत का जो राजनीतिक विपक्ष है उसके भविष्य को लेकर, क्योंकि जिस तरह से तमाम एजेंसियां उनके खिलाफ काम कर रही हैं, ऐसे में अंग्रेजी में जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहा जाता है, यानी बराबरी का एक मैदान दोनों को मिले जिस पर दोनों चुनाव लड़ सकें और जनता इस बात में फैसला कर सके कि वो किसको चुनना चाहती है। लेकिन मैदान ही बराबरी का नहीं है। जो तमाम संस्थाएं हैं उनमें बेशतर लोग एक खासकर पॉलिटिकल पार्टी का फेवर करने में तुले हुए हैं। इससे पहले आपको मैं बताऊं जस्टिस चंद्रचूड़ के बारे में, और किस तरह से उनको लेकर भी एक तरह से दुखी हुआ था वो समाज, जो काफ़ी हद तक उनसे उम्मीद करता था कि वो इंसाफ का झंडा बुलंद करेंगे। इसमें आपको मैं 3 इस तरह के एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। अभी अभी आप देखिए, जो बाबा राम रहीम तथाकथित वो बाबा, जो कि न सिर्फ कि जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, बल्कि जो कॉन्विक्ट है, यानी उसके ऊपर दोष सिद्ध हो चुका है बलात्कार का और हत्या का, जो जेल में सज़ा काट रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 6 बार लगातार इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जेल में वो कम रहता है और परोल पर ज़्यादा रहता है। इस व्यक्ति को फिर से एक बार परोल मिल गई है, फिर से ये व्यक्ति बाहर आ गया है। जज साहिबान कौन से कानून की किताब पढ़ रहे हैं? वो कौन से ऐसे वकील हैं बेदर्द, या जिनके सीनों में दर्द नहीं है, जिनके सीनों में दिल नहीं है और उस दिल में दर्द नहीं है, कि किस तरह से इस व्यक्ति को बार बार बाहर निकालते हैं? सभ्य समाज में ये व्यक्ति बार बार बाहर आ जाता है। आप उन महिलाओं के बारे में सोचिए जिन महिलाओं का ये दोषी है, जिस महिला का इसने बलात्कार किया, उन लोगों के बारे में आप सोचिए कि जब ये व्यक्ति बाहर आता है तो उनका क्या हाल होता होगा। दूसरा मैं आपको केस सुनाना चाहती हूँ, जो आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री भी रहे सत्येंद्र जैन का। अब सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है और उसमें कहा है कि इन साहब ने अब कुछ नहीं किया। एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज किए गए, उसने सालों जेल में सड़ा। सत्येंद्र जैन को गंभीर इस तरह की बीमारियां थीं कि उनके परिवार को इस बात का शक था, उनके वकीलों ने भी इस बात को कहा कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, और तब भी उनको बाहर नहीं आने दिया गया। और अब जो क्लोजर रिपोर्ट फाइल की गई है उसमें ये कहा गया है कि कोई मामला ही नहीं है,
तो क्या उन वकीलों पर, उन जजों पर, वो इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर्स थे, उन सब के ऊपर कोई मुकदमा चलेगा? इनको कोई कॉम्पेंसेशन मिलेगा? और ये वो ताकतवर लोग हैं जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हुए हैं, जो विधायक और मंत्री पदों पर रहे हैं, उनके साथ ये सुलूक हो रहा है आज की अदालतों में। तो हम आम आदमी के लिए आखिर उम्मीद क्या करें? और अब ये देखिए, जस्टिस शेखर यादव का मैं आपको जिक्र करना चाहती हूँ। जस्टिस शेखर यादव वो व्यक्ति जिसने जज के पद पर आसीन होते हुए विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और वो जहरीली बातें की जिसकी वजह से उनके ऊपर महाभियोग भी लाना पड़ा। वो व्यक्ति जिसने जुडिशरी, कानून की पूरी व्यवस्था, उसको किस तरह से तार-तार किया कि खुद जो पूरी ये कानूनी जो हमारी पूरा समुदाय है, वो भी झकझोर गया। उन्होंने ये कहा अपने एक भाषण में विश्व हिंदू परिषद के, और बाकायदा ये कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के परिसर में ये कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें उन्होंने ये कहा जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, यानी अपने को आइडेंटिफाई कर रहे थे, अपनी पहचान बता रहे थे कि जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो उसको मंत्र का उच्चारण सिखाया जाता है, जब उनके यहाँ बच्चा पैदा होता है तो सामने रख के पशुओं का वध किया जाता है। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, अहिंसा के बारे में ले जाया जाता है, तमाम चीजें बताई जाती हैं, लेकिन आपके यहाँ तो बचपन से बच्चे को सामने रख करके वध किया जाता है पशुओं का। तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि सहिष्णु होगा वो? और इसी बयान का वो हिस्सा भी मैं कभी नहीं भूल सकती जब उन्होंने कहा कि ये देश तो एक बहुसंख्यक की विचारधारा के हिसाब से ही चलेगा। जी हाँ, यही कहा जज साहब ने कि ये देश और कानून व्यवस्था बहुसंख्यक की इच्छा के हिसाब से चलेगा। और साथ में उन्होंने बहुत भावुक होते हुए ये कहा कि हमने और हमारे पुरखों ने कितना ये सपना देखा था कि राम मंदिर बन जाए, कि यहाँ पर मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन पहली बार हमें ये सुखद अनुभव हो रहा है, हमारी पीढ़ी को हमारे ज़िंदा होते हुए ये देखने को मिल रहा है कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है। यानी वो व्यक्ति, वो लोग, वो पूरी, मैं कहूँगी पूरा निज़ाम जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो किसी भी धर्म और संप्रदाय और पहचान को न देखकर सिर्फ इंसाफ देगा, और उसके लिए सिर्फ एक ही किताब है, वो है भारत का संविधान। और इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि जब इंसाफ की देवी अंधी होती है, इंसाफ की देवी को ये नहीं दिखाई देना चाहिए कि किसी का रंग काला है या गोरा है, कोई हिंदू है या मुस्लिम है, उसकी जाति क्या है, उसका लिंग क्या है, उसके पास पैसा है या नहीं है। इसलिए इंसाफ की देवी की आंखों पर पट्टी बंदी होती है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब ये इंसाफ की देवी अब ये अंधी नहीं है, अब ये देख रही है कि पक्ष उसे बीजेपी का लेना है या कांग्रेस का लेना है। मुकदमा वो नरेंद्र मोदी पर सुन रही है या राहुल गांधी पर सुन रही है। क्या ये इस पक्ष में हिंदू शामिल हैं या मुसलमान शामिल हैं? क्या इस पक्ष के पास पैसा है या ये गरीब है? ऐसा लगता है कि इंसाफ भारत में उसको लेकर जो आम आदमी का जो विश्वास है वो भी बहुत धीरे धीरे कम हो रहा है इन्हीं जजों की वजह से। और मैं राम मंदिर की बात करना चाहती हूँ, उस जजमेंट की बात करना चाहती हूँ। बेहद आदरणीय व्यक्ति जस्टिस चंद्रचूड़, जिन्होंने ये कहा कि जब वो राम मंदिर का ये पूरा मुकदमा सुन रहे थे तो वो भगवान के सामने बैठ गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने भारत के संविधान की किताब खोलकर ये देखा और उसके कुछ ही जो शुरुआती जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसी को पढ़ लिया और उससे उन्हें रोशनी मिली। उन्होंने कहा कि भगवान ने उन्हें इस बात के लिए गाइडेंस दिया। और उसी के साथ साथ ये तस्वीर भी ऐतिहासिक तस्वीर है ये, जिसमें नरेंद्र मोदी को उन्होंने अपने घर बुलाया। एक सर्विंग चीफ जस्टिस ने सर्विंग प्राइम मिनिस्टर को अपने घर बुलाया पूजा अर्चना के लिए। उसी दिन ऐसा लगता है कि पूरे देश में जिस तरह की चिंता हुई कि लगता है कि हमारे जो संविधान है और हमारी जो फाउंडेशन है, हमारी जो बुनियाद है, वो कमज़ोर हो रही है। मैं उम्मीद ये करती हूँ कि इस पूरे मुद्दे पर निष्पक्ष तरीके से बहस होगी और तभी ये फैसला लिया जाएगा कि आरती साठे को जो मुंबई हाई कोर्ट है वहाँ जज बनाया जाए या नहीं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।